मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिलाखड़ में। तो हम लोगों ने अनमिलाखड़ में सुना था, हमारी लास्ट लाइन थी, साहब आज तक समझ नहीं पाए कि उस टीटी ने इन्हें पहचाना कैसे। आइए इसके आगे चलते हैं। एक रविवार को अभिनव आनंद, जो 9वीं कक्षा के छात्र थे, आदमी के एक खोपड़ी लेकर अपने फ्लैट में दाखिल हुए। हरिंद्रानंद और नीलम वहीं ड्राइंग रूम में बैठे थे। हाथ में खोपड़ी देखकर नीलम ने पूछा, यह क्या है? मम्मी, 108 नंबर फ्लैट के अंकल केरल चले गए। वे रिटायर कर गए। उनका घर खाली है, दरवाजे खिड़कियां खुली हुई है और कोई सामान नहीं है। 108 नंबर फ्लैट और इनके घर के बीच बस एक और फ्लैट था। ये 106 में रहते थे। बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। कंकाल, खोपड़ी, कीट पतंगे उनके घर में दिख ही जाया करते थे। घर के अलमारी में यह खोपड़ी रखी थी। आप वही रखाइए, हरिंद्रानंद ने कहा। मोनू बाबू ने हाँ तो कहा। तब तक नीलम ने कहा, देखे, पापा तो बचपन में शमशान से ही खोपड़ी ले आते थे। नीलम ने साहब से पूछा, अच्छा, खोपड़ी का आप करते क्या थे? खाना बनाकर थोड़े ही खाता था। लाइए एक तमाशा दिखाता हूँ। साइकिल चलाना छोड़ दिया है। इसका मतलब यह थोड़े ही है कि साइकिल चलाने की कला भूल गया हूँ। मोनू बाबू चकलस मारने निकल चुके थे। उनके बड़े भाई अन्नू बाबू वहीं बैठे बैठे भुनभुना रहे थे, पापा भी क्या क्या करते रहते हैं। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जरा सरसों तेल और सिंदूर लाना, हरिंद्रानंद ने नीलम से कहा। दोनों सामग्रियां आई। थोड़ा सरसों तेल दाहिने हथेली पर मांगा, फिर उसमें थोड़ा सिंदूर लगाया। बाएं हाथ की अनामिका से सिंदूर को तेल से मिलाने लगे। शायद मिलाने की गिनती भी निर्धारित थी और नेपथ्य में मंत्र भी। तत्पश्चात बाएं हाथ में के अंगूठे से खोपड़ी पर गहरा लाल लंबा टीका कर दिया। कहा, इस खोपड़ी को यहीं पलंग के नीचे रख दीजिए। रात में उसी पलंग पर लवली और मोनू सोया करते थे। कुछ तो नहीं हुआ, नीलम ने चुटकी लेते हुए कहा। भाई रात होने दीजिए। बात खत्म हो गई। बगल वाले कमरे में ही इनका शयन कक्ष था, उसी में पूजा का रैक भी। मध्य रात्रि सभी सोए थे। अचानक लवली के रोने की आवाज आई। नीलम अकबकाकर कमरे से बाहर आई। ये भी पीछे पीछे। बल्ब जलाया गया। वैसे नाइट बल्ब जल रहा था, पर उसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। पलंग पर दोनों उठकर बैठे थे। मोनू भी डरे हुए। नीलम ने लवली को चुप कराया। पूछा, क्या हुआ? मम्मी, एक औरत बिस्तर पर बैठकर हम दोनों को हिलाकर जगा रही थी। दोनों एक साथ बोले। अरे यार, कुछ तो नहीं है, हरिंद्रन ने साहस दिलाया। आप लोग शेर के बच्चे हैं, इसमें डरना क्या? बच्चों को भयाक्रांत देखकर नीलम उन्हें बेडरूम में ले आई और कहा, यहीं सो जाओ। दूसरे दिन सोमवार की शाम में चर्चा के दौरान रात की घटना का भी जिक्र हुआ। खोपड़ी अभी भी उसी पलंग के नीचे रखी थी। चर्चा में कई लोग आए थे। सहरसा जिले का एक नवयुवक गुरु भाई रघु, जो पटना में एक विधायक के आवास में रहा करते थे, बोले, सर, ऐसे ही बच्चे डर गए हैं। इस पुरानी मरी हुई खोपड़ी में अब क्या रखा है? सर, हमको दे दीजिए, हम ले जाते हैं। हरिंद्रानंद खोपड़ी को खुद ही हटाना चाह रहे थे। जाते समय एक झोले में बाइक पर खोपड़ी लेकर चले गए। 2-3 दिनों के बाद वे शाम में आए, घबराए और परेशान।
आवाज निकल नहीं रही थी। उन उनकी पर किसी तरह बोले, सर खोपड़ी ले आए हैं। हरिंदर ने मन ही मन सोचा, फिर जहमत आ गई। सर बहुत गड़बड़ हो गया। आज हम बाहर निकले हुए थे, डेरा लौटे तो पता चला कि दिन में मेरे रूम में आग लग गई और सब कुछ जल गया। बहुत मुश्किल से आग बुझी। आपको खोपड़ी नहीं ले जानी चाहिए थी। आदमी को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सचमुच सब कुछ जल गया? नीलम ने पूछा। सचमुच सब कुछ जल गया? नीलम ने पूछा। बहुत सामान तो था नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर भी जल गया। मैंने उसमें कुछ पैसे भी छुपा कर रखे थे। साहब ने कहा, ठीक है, खोपड़ी को नीचे गराज में रखाइए। सर किसी को भेज दिया जाए। मोटरसाइकिल के हैंडल में एक झोले में रखा है। झोला नया है लेकिन नहीं चाहिए मुझे। अन्नू बाबू ने गैराज की चाबी निकाल कर दी और दो आदमी उसे रखने चले गए। गैराज से गाड़ी निकालते समय चालक की नजर बराबर उस पर पड़ती रहती। बच्चे भी देखते थे। ड्राइवर आकर कहता, सर खोपड़ी का लाल निशान हम लोगों को देखकर हंसता है, जैसे चिढ़ा रहा हो, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उपद्रव नहीं। सरकारी आवास बदलकर अब 60 फ्लैट्स में चला गया। उसके कुछ महीनों के पश्चात वो गैराज खाली करना था। अनु बाबू चाबी लेकर गए। गैराज खाली हो गया। चाबी केयर टेकर को दे दी गई। अब किसी को ध्यान ही नहीं था कि खोपड़ी का क्या हुआ। सरकारी नौकरी के क्रम में हरिंद्रानंद ने सचिवालय में ही विभिन्न विभागों में योगदान दिया। सन 2000 के नवंबर में जब बिहार राज्य का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो अस्थायी रूप से इनकी पदस्थापना झारखंड की राजधानी रांची में हुई। नया राज्य था, सो काम का बोझ ज्यादा था। फिर भी जब भी समय निकलता ये लोगों को शिव शिष्य बनाने में लगे रहते, किंतु ये सारे प्रयास विफल रहे। रांची के अपने सरकारी आवास HEC से कार्यालय जाते और ज्यादा काम होने पर देर रात वापस आते। सोचते यहाँ तो शिव चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाती है। रात में परिवार का साथ मिलता, पर अधिक समय कार्यालय में व्यतीत होता। एक दिन दोपहर में खाना खाने आवास आ रहे थे। घर से कुछ दूरी पर एक जूता सीने वाला बोरा बिछाकर सड़क के किनारे बैठा था। हरिंद्रानंद ने गाड़ी रोकी, पूछा, भैया रिवॉल्वर की खोली फट गई है, सिल दोगे? उसने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। बोले, बगल में डेरा है, आ जाना। भोजनोपरांत चलने को कहा। चलने को हुए। वह आदमी फाटक पर आया। उन्होंने उसे भीतर बुलाया और सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। वह नहीं बैठा। तेज स्वर में कहा, भाई बैठिए ना। बमुश्किल वह बैठा। रिवॉल्वर का होल्स्टर दे दिया गया। सिलने के बाद पॉलिश भी करने को बोला गया। तब तक उसके लिए चाय आ गई। वह कप लेकर बाहर निकल गया। रात में जब साहब ऑफिस से आए तो नीलम ने उसे बताया कि रिवॉल्वर का होल्स्टर ठीक हो गया है। मैंने उसे शिव शिष्य बनाया और कहा कि अगर अगल बगल के दुकान वालों को भी महादेव का शिष्य बनाइएगा। दूसरे दिन अहले सुबह पान की गुमटी वाले सपन मंडल और वही जूता सीने वाला दोनों उनके आवास पर आ गए। चाय चली और थोड़ी चर्चा भी। फिर क्या था, चल पड़ी गाड़ी। यही था रांची में शिव शिष्यता का शुभारंभ। जूता सीने वाले का अब तो पता नहीं सपन मंडल सपरिवार अब भी शिव शिष्यता की मसाल चलाए। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे सुनेंगे कि आगे और क्या हुआ। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलते हैं हम लोग